हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसे कि हमने हमारे फोर्स के बारे में डिटेल में जानना शुरू किया था और हमने जाना था कि फोर्स सिर्फ पुश और पुल नहीं होता है, वो तो एक क्लासिफिकेशन होता है जो कि अलग अलग डिपेंडेंट होता है प्रॉपर्टीज पर। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो फोर्स होता है वो एक्चुअल में एफर्ट के बेसिस पे डिफरेंट होता है, फिर हमने देखा वो काइंड के बेसिस पे अलग होता है, और आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यहाँ पर स्ट्रेस के बेसिस पे, यानी कि किस तरह से आप किसी भी चीज पर स्ट्रेस लगाते हो और लगने वाला स्ट्रेस किस तरह का डिफॉर्मेशन हमें शो करता है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फोर्स के अदर टाइप, जो कि हमने अपनी क्लास स्टार्ट की थी फोर्स के बारे में जानने की, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर जल्दी से रेडी हो जाइए, अपनी पेन और अपनी नोटबुक साथ लेके बैठिए, पूरा ध्यान एक कोना पकड़ लीजिए और उस कोने में बैठ के आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए बिल्कुल फोन की, आपके लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहां पर आज आपको मैं कराने वाली हूँ फोर्स के टाइप्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। सिंपली आज का लेक्चर होने वाला है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे, जो कि किसके ऊपर बेस्ड होगा, वो होगा हमारे स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड। तो सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ कि एक्चुअल में ये फोर्स जो मैं कराने वाली हूँ, जो टाइप मैं कराने वाली हूँ, ये टाइप हमारे स्ट्रेस से किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा टॉपिक है ये स्ट्रेस से रिलेट आउट है। अगर ये स्ट्रेस से रिलेट आउट है तो स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो कहने का मतलब स्ट्रेस एक्चुअल में प्रेशर होता है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। दूसरी बात कि अगर ये फोर्स अपॉन एरिया है, तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स किस तरह से किसी चीज को चेंज कर देता है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये स्पंज है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ, इसके इस एरिया पे और इस एरिया पे मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म्ड हो गई, खराब हो गई। अगर ये खराब हो गई, इसके साइज शेप दोनों ही चेंज हो गए हैं, दैट्स मीन स्ट्रेस लगाने से, फोर्स लगाने से हमारी बॉडी क्या हो रही है, खराब हो रही है। इसका मतलब ये जो फोर्स है इसके बेसिस पे हमारे जो टाइप ऑफ फोर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हेडिंग हमारी हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्ट्रेसेस, यानी कि स्ट्रेस का नेचर किस तरह का है, डेवलप इन द बॉडी, यानी कि हम किस में डेवलप करने वाले हैं, बॉडी में एक स्ट्रेस डेवलप करने वाले हैं, जिसके बेस्ड पर हमें ये बताना है कि फोर्स कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले जो हमारा फोर्स है वो है टेंसाइल फोर्स। ये टेंसाइल फोर्स क्या होता है, सिंपली बहुत इजी है। द डिफॉर्मिंग फोर्स टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आपकी लेंथ होती है उसको इंक्रीज कर दे, वो टेंसाइल है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए ये स्पंज है, अगर मैं नीचे कोई वेट लटका दूं, अगर उस वेट की वजह से, उस फोर्स की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से अगर इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो ये किस तरह का फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स। इसको मैं आपको अदर एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक स्प्रिंग थी और वो स्प्रिंग सिर्फ यहाँ तक थी, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक वेट लगा दिया और ये वेट है 20 न्यूटन का। मैंने फोर्स कितने का लगाया है, 20 न्यूटन का। इस फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज होके आ जाती है यहाँ तक। तो इतनी लेंथ में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। इतनी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है किस फोर्स की वजह से हुआ, इस फोर्स की वजह से। तो इसी फोर्स का नाम हम क्या रख देते हैं, टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स, ठीक है। इसका मतलब कि जिस फोर्स की वजह से सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो, लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वो फोर्स हमारा क्या होता है, टेंसाइल फोर्स। अगर आपको किसी की लेंथ को इंक्रीज करना है तो उसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा, कुछ लगाना पड़ेगा, लटकाना पड़ेगा।
लेकिन हाँ, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूवेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप इस चौक के यहाँ पे लगाओगे तो ये लंबा हो जाएगा, नहीं। स्प्रिंग हो गया, इलास्टिक मटेरियल हो गया, उन पर ही टेंसाइल फोर्स क्या करता है, इफेक्ट डालता है, क्योंकि उनकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। आप सबसे पहले यहाँ पर टेंसाइल की डेफिनेशन लिखेंगे, देन उसके बाद एग्जाम्पल में चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हो। इससे आपको समझाने में आसानी होगी और एग्जामिनर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगेगा कि बच्चे को आता है और बहुत अच्छे से उसने समझाने की कोशिश की है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फोर्स है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्स में हमसे कहा गया है कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स इसके नाम में ही सब कुछ दिया हुआ है, कंप्रेशन से ही हमें समझ जाना है ये किस तरह का फोर्स है। The force which tends to decrease the length of body by pressing it called compressive force। अगर कोई भी फोर्स किसी बॉडी पर कंप्रेस करने से उसकी लेंथ डिक्रीज कर दे तो वो कंप्रेसिव फोर्स होता है। कंप्रेसिव का मतलब होता है दबाना। अगर देखिए अभी तो इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, मैंने इसको कंप्रेस किया और मैंने इसको दबाया, तो इसके दबाने से इस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बॉडी की लेंथ डिक्रीज हो गई है। यानी कि एक ऐसा फोर्स जो डिक्रीज कर दे लेंथ को, उसको दबाने के बाद वही हमारा क्या होता है, कंप्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई एक बॉक्स है, आप सबसे पहले तो कंप्रेसिव फोर्स की डेफिनेशन लिखोगे, देन उसके बाद एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम चारों तरफ से यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, क्योंकि किसी भी चीज को दबाते हैं तो ऐसे ही दबाएंगे ना चारों तरफ से, तो हम इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। तो इस बॉडी का साइज जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है चारों तरफ से ऐसे। तो ये जो बॉडी है ये अब छोटी हो जाएगी, छोटी मतलब थोड़ी सी इस तरह से। या फिर मैं कहूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक स्प्रिंग था, उसका साइज इतना था, मैंने इसको कंप्रेस किया ऊपर की तरफ, ऐसे मैंने स्प्रिंग को पकड़ा और ऐसे दबा दिया, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, ऐसे छोटा हो जाएगा। तो जब उसकी लेंथ क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, लेंथ क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारा, किस तरह का फोर्स होता है, कंप्रेसिव फोर्स। यानी कि टेंसाइल फोर्स जो होता है वो लेंथ को इंक्रीज करता है, और जो हमारा यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स होता है वो लेंथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये इंक्रीज करता है टेंसाइल, और कंप्रेसिव क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर टेंसाइल और कंप्रेसिव। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्स के बारे में। नेक्स्ट फोर्स हमें क्या समझाना चाह रहा है, नेक्स्ट फोर्स है शियर फोर्स। ये फोर्स एक अलग तरह का फोर्स होता है, ये नॉर्मल फोर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फोर्स कब लगता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और आप उस पर किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हो। एंगल पे मतलब जैसे बुक होती है हमारे पास, अगर आप बुक को ऊपर से धक्का लगाओगे तो वो ऐसे आगे की तरफ चली जाती है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऐसे ही रहता है, लेकिन ये वाला जो है वो कहाँ चला जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। तो कहने का मतलब जब किसी एंगल पे आप फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स हमारा कौन सा फोर्स होता है, शियर फोर्स। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, the forces which produce change in shape of the body। इसमें लेंथ इंक्रीज हो रही थी, इसमें डिक्रीज हो रही थी, इसमें शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, fold shear force। when a tensile deforming force is applied to a line which is perpendicular to the fixed face get turned through an angle theta, the force so applied called shear force phi angle of deformation। नीचे वाली जो है वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन ऊपर वाली लाइन देखिए, पहले ये थी ओरिजिनल, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर किसी एंगल पे फोर्स लगाया, ये लाइन सरक के कहाँ आ गई, यहाँ पर, और ये लाइन सरक के कहाँ आ गई, यहाँ पर। यानी कि इसका थोड़ा सा ऐसे झुक जाना, वही हमारा क्या होता है, शियर फोर्स। और ये जो एंगल है फाई, ये हमारा होता है एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। यानी कि किस एंगल पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप चेंज हुई है, किसी एंगल पे ही होगी, बिना बात को शेप चेंज नहीं होगी। अगर आपका पहले ऐसा था तो वो थोड़ा सा आगे चला जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये बुक का नीचे वाला भाग है, ये ऊपर वाला ऐसे रखा हुआ था, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया तो वो थोड़ा सा आगे चला जाता है,
तो नीचे वाला तो सेम ही रहता है, ऊपर वाला थोड़ा सा आगे चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स। इसमें सिंपली आप याद रख सकते हो, शियर में शेप चेंज हो जाती है, शेप का चेंज होना, जिस फोर्स की वजह से शेप चेंज हो जाती है वो फोर्स हमारा होता है शियर फोर्स। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस हम लोग फोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टेंसाइल, दूसरा है कंप्रेसिव और तीसरा है शियर फोर्स। आई होप आपको तीनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों, और अगर आपको समझ में आ गया है तो इन तीनों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से, क्योंकि कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग फोर्स को और डिफाइन करेंगे अलग बेसिस पे, यानी कि अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे फोर्स को और कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक एक टाइप को हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये प्रिपेयर करना है, ना सिर्फ अपने नोट्स में, अपने माइंड में भी इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, तो उसके बाद करते हैं हमारे फोर्स के नेक्स्ट टाइप। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सीखेंगे एरिया के बिहाव पर फोर्स जो होता है उसको डिवाइड करना, यानी कि एरिया के हिसाब से हम फोर्स कितना लगा सकते हैं। क्योंकि अभी अभी आपने देखा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स के बिहाफ में तो हमने देख लिया टेंसाइल कंप्रेसिव वाला जो हमारे अभी अभी हमने किया है। अब हम देखेंगे एरिया के बिहाफ पे कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम एरिया को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, बार बार मैं इसी को ही लेके आ रही हूँ लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए बेस्ट है। मान लीजिए कि मैंने इसके कम एरिया पर फोर्स लगाया, मान लीजिए मैंने इस एरिया पर फोर्स लगाया थोड़ा सा, तो जितना फोर्स लगाया जिस एरिया पर, सिर्फ उसी एरिया पर ही इफेक्ट पड़ा है ना, और कहीं से तो नहीं दबाना ये, और कहीं से तो साइज चेंज नहीं हुआ ना। अब मान लीजिए मैं इसके दोनों साइड के एरिया पे फोर्स लगा रही हूँ, तो मैंने इसके दोनों एरिया पे फोर्स लगाया, तो देखिए इसकी शेप और साइज चेंज हो गई। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ इन दोनों एरिया पर फोर्स लगाया और इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो चुका है, चेंज, शेप क्या हो गई है, चेंज। दैट्स मीन एरिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फोर्स के लिए। तो अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे दैट्स मीन वहां पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा आपका, उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो चलिए फिर टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि एरिया को किस तरह से आप फोर्स को एरिया के बिहाफ पर डिवाइड कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले जो है वो है कंसंट्रेटेड फोर्स। कंसंट्रेटेड का मतलब आप क्या समझते हो? कंसंट्रेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक जगह आ जाना। जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों को आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने बुक को खोला हुआ है तो आपका पूरा ध्यान आपकी बुक पर होना चाहिए। आप अगर अपनी बुक पर पूरा का पूरा ध्यान कंसंट्रेट करते हो, मतलब आप उसी एरिया के बारे में बात कर रहे हो। जितनी आपकी बुक है सिर्फ आप उतने ही एरिया पर ध्यान रखो। तो कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, एक जगह फोकस करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए फोर्स विच इज इफेक्टिव ओनली, सिर्फ तभी इफेक्टिव होगा एट स्मॉल डिस्टेंस, बहुत स्मॉल डिस्टेंस में। मान लीजिए बुक यहाँ है और आपका ध्यान यहाँ है, पढ़ नहीं पाओगे, तो आप सारी की सारी एनर्जी, सारा का सारा फोर्स कहाँ लगाओ, अपनी बुक में। तो सेम ऐसा ही जो कंसंट्रेशन फोर्स है ये सिर्फ तभी काम करता है जब डिस्टेंस क्या हो, स्मॉल। इवन इट कैन बी सपोज्ड एज द पॉइंट इज कंसंट्रेटेड फोर्स, यानी कि या तो किसी जगह की बात करो या फिर किसी पॉइंट की। तो ये जो फोर्स है वो सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस पर ही काम करता है। अगर आपका ध्यान इस जगह से चला गया तो ये फोर्स काम नहीं करेगा। दैट्स मीन इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो कंसंट्रेटिव फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस पर लगता है, ज्यादा पर नहीं लगता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे फर्स्ट फोर्स के बारे में। देखते हैं अब सेकंड फोर्स हमें क्या कहता है।
सेकंड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांट देना। कंसंट्रेट का मतलब था एक जगह आ जाना। जैसे कि अगर मेरे पास ये बॉडी है तो इसको मैं अगर दबा दूं ऐसे तो ये एक ही जगह आ जाएगी, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा है? कंसंट्रेटिव। भाई मान लो कि इसका साइज इतना ना होते हुए इतना बड़ा होता, क्या मेरे हाथ में आ पाता? क्या मैं उसको कंसंट्रेट कर पाती है एक जगह पे? नहीं कर पाती ना। तो स्मॉल डिस्टेंस पे काम करता है। स्मॉल डिस्टेंस मतलब जैसे कि अगर मेरे हाथ को फोर्स लगाना है तो अगर ये मेरे हाथ जितना है तो मैं मेरे हाथ से इस पे फोर्स लगा दूंगी, लेकिन अगर ये मेरे हाथ से बड़ा है तो फोर्स लगाना मुश्किल हो जाता है। तो कंसंट्रेटिव का मतलब तो हो गया ये एक जगह करना। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है? हिंदी में इसका मतलब होता है बांट देना या बखेर देना। इस तरह से जैसे ये है, इसको मैंने चारों तरफ से ऐसे करके और इसको बिल्कुल एकदम बखेर दिया दूर तक, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक काम कर सकता है। क्योंकि देखो ये कितना ही बड़ा होता, मैं इसको ऐसे खींच के और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, फैला सकती थी, ठीक है, क्योंकि इसमें फैलाना है। ए फोर्स हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी क्या कर सकता है? अपना काम कर सकता है, वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स होता है, यानी कि हैविंग लार्ज एरिया, जिनका एरिया बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल बता दिया है मैंने, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा फोर्स जो ज्यादा एरिया पर भी क्या कर सके? अपना काम कर सके, अपना फोर्स अप्लाई कर सके, वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स। देन उसके बाद है हमारा नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। भाई नॉन कॉन्टैक्टिंग का मतलब तो आप वैसे ही समझ गए होंगे। कॉन्टैक्ट का मतलब एक दूसरे को छुए ना, एक ऐसा फोर्स जो बिना छुए ही लग जाए, जैसे कि किन्हीं भी दो चार्ज का आपस में रिपेल या अट्रैक्ट करना, वो नॉन कनेक्टिंग फोर्स होता है। ए फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट टच, बिना किसी टच के एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करना, उस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। यानी कि कहीं से भी टच नहीं करना है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है, और बिना किसी कॉन्टैक्ट के आपको लगाना क्या है? फोर्स लगाना है। ये मीनिंग है हमारा यहाँ पर, यानी कि बिना किसी कॉन्टैक्ट के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना, तो वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है? वो फोर्स हमारा कहलाएगा यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। जैसे कि एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ईटीसी। ये ऐसे तरह के फोर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर कॉन्टैक्ट नहीं लाते, ना ही एक दूसरे के पास पास आते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते रहते हैं। यानी कि एक ऐसा इस तरह का फोर्स जो किसी के पास ना जाए, किसी को टच ना करे, लेकिन फिर भी क्या करता रहे? फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते रहे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट कॉन्टैक्टिंग फोर्स। नॉन कॉन्टैक्टिंग, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्टिंग कॉन्टैक्ट रखना है। A force which is effective only when there is a contact between the body and the source of force। जैसे कि मान लो ये बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लगाना है, और ये सोर्स है जिसकी वजह से फोर्स लगाना है, तो इन दोनों का जब आपस में कांटेक्ट होगा तभी तो मैं फोर्स अप्लाई कर पाऊंगी ना। अगर मैं लगाऊंगी नहीं, इनको दूर दूर रखूंगी, तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी? इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा? क्या ये बिना इसको छुए इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है? नहीं ना, छूना तो पड़ेगा। तो यानी कि जब हम टच करके किसी चीज के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स हमारा होता है कॉन्टैक्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टैक्टिंग फोर्स। सिंपली वो फोर्स जिसमें सोर्स ऑफ फोर्स और हमारी बॉडी दोनों ही किस में रहती हैं? दोनों ही हमारी कॉन्टैक्ट में रहती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रेशर ऑफ स्टीम इन सिलेंडर। जो सिलेंडर होता है उसकी स्टीम में प्रेशर लगता है, वो प्रेशर ऑफ व्हील्स और लोकोमोटिव ऑन ट्रेन। व्हील्स होती है ना, उसका लोकोमोटिव होता है, उन दोनों के बीच में भी क्या होता रहता है? फोर्स अप्लाई होता रहता है। तो देखिए ये एरिया के हिसाब से हमारे पास फोर्स के क्या आ गए हैं? डिवीजन आ गए हैं, और आई होप आपको ये समझ में भी आए होंगे। सिंपली अगर हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है तो कौन सा होता है? कंसंट्रेटेड। ज्यादा डिस्टेंस है तो कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट अगर नॉन कॉन्टैक्टिंग है, दूर दूर रखे हुए हैं, तो कौन सा होता है? नॉन कॉन्टैक्टिंग। और अगर एक दूसरे के पास पास है, टच हो रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? कॉन्टैक्टिंग।
अपनी लैंग्वेज में किसी को भी कैसे भी एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन बस आपके समझ में आना चाहिए। और जो आप टीचर को समझाना चाह रहे हो, एग्जाम में जो लिख रहे हो, एग्जामिनर जो चेक करेगा, उसको थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हमारे पास यहाँ पर फोर्स का ये डिवीजन आ जाता है, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड रहता है। इनका एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा कि किसका एग्जाम्पल क्या है, ताकि आप उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाए अपनी नोटबुक में और अपने एग्जाम में भी, ठीक है। तो आप नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिए फटाफट। अब हम करेंगे अदर जो हमारे फोर्स है, ये फोर्स का टॉपिक चल रहा है, हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, देखेंगे आप फोर्स के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हम जान सकते हैं। उससे पहले अपना जितना भी नोट्स है उसको कंप्लीट कर लीजिए, एक एक पॉइंट आपको आना चाहिए समझ में भी, और नॉलेज तो गेन होगी ही, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकल में भी आपका ये पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से, एकदम नीट एंड क्लीन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब डिटेल में जानेंगे फोर्स के सिस्टम के बारे में। जी हाँ, अब हम सीखने वाले हैं फोर्स के सिस्टम्स। फोर्स भी क्या करता है, सिस्टम्स बनाता है। हमने आज तक सिर्फ बस यही देखा है अब तक कि हमारे जो फोर्स होते हैं, आप फोर्स पुश और पुल कर सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। फिर हमने देखा अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं, यानी कि फोर्सेस को एरिया के बिहाफ पर आप डिवाइड कर सकते हो, स्ट्रेस के बिहाफ पर डिवाइड कर सकते हो, काइंड के बिहाफ पर डिवाइड कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें हमने अब तक पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम के बारे में। देखिए, सिस्टम का मतलब समझिए पहले। यहाँ पर अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था किसी ऑब्जेक्ट पे। अब लगने वाला फोर्स क्या है, बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं सिर्फ मेरी इस उंगली से इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊं तो सिर्फ एक ही जगह फोर्स लगेगा, यानी कि ये सिर्फ एक फोर्स है। लेकिन अगर मैं मेरी सारी फिंगर्स का यूज करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं तो अब कितने फोर्स हुए, 1 2 3 4 5 फोर्स हुए। ये सभी फोर्सेस मिलकर एक नाम बनाते हैं जिसका नाम होता है सिस्टम। इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्स या फिर फोर्स सिस्टम, क्योंकि अगर ये सारे के सारे जो हमारे फोर्सेस हैं वो अगर इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अपनी शेप और साइज को चेंज कर लेता है। दैट्स मीन सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक साथ फोर्स अप्लाई करना। यानी कि अब हम बात नहीं करेंगे किसी एक के बारे में, अब हम बहुत सारे फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। अब उन सारे फोर्सेस को अलग अलग हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उनका मीनिंग क्या होगा और उनको डायग्राम के थ्रू कैसे समझाना है, वो काम मेरा है। लेकिन आपका काम क्या है, पूरा का पूरा ध्यान आपका होना चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है हमारा, फोर्स सिस्टम्स। सिस्टम्स का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। जब हमारे एक साथ फोर्सेस काम करना शुरू कर देते हैं तो एक सिस्टम का मतलब क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर एक फिंगर फोर्स लगा रही है तो फोर्स, लेकिन अगर सारे ही फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, फोर्स सिस्टम्स। इसकी डेफिनेशन देखिए, ए ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि सारे ही एक जगह फोर्स लगाने लग गए। नंबर ऑफ फोर्स, ग्रुप बोल रहे हैं ना, एक होता है तो अकेला, बहुत सारे आते हैं तो ग्रुप। तो जब बहुत सारे फोर्स ग्रुप में एक्ट करना शुरू कर देते हैं ऑन अ बॉडी इन एनी प्लेन इज कॉल्ड फोर्स सिस्टम। यानी कि किसी एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्स का एक साथ काम करना ही क्या कहलाता है, फोर्स सिस्टम। तो आपको ये फोर्स सिस्टम की डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई होगी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि हमारे फोर्स सिस्टम का मतलब क्या होता है। यानी कि किसी बॉडी पर एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट का बहुत सारे फोर्स लगना ही क्या होता है, हमारा फोर्स सिस्टम। अब ये फोर्स सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पर 5 भागों में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5। 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे कि ये जो पार्ट है हमारे किस तरह से ये डिफाइन करते हैं फोर्स को, अलग अलग सिस्टम को, और किस तरह से हम उसको एकदम से डेफिनेशन के साथ
उसको डिफाइन कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर, को का मतलब होता है बेटा कॉमन, आप याद रखिएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप लिख लीजिए। को का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, और प्लेनर का मतलब होता है प्लेन। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, या आप अपना लिख लेना इसके नीचे। को का मतलब कॉमन और प्लेनर का मतलब प्लेन। जब एक ही प्लेन पर सारे फोर्स लग रहे हों तो उनको कोप्लेनर बोलते हैं। When all the applied forces of a force system lie in same plane, अगर वो कॉमन प्लेन पे हुए, सेम प्लेन पे हुए, called coplanar force। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक प्लेन ले लिया। प्लेन का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास मान लो ये मेरा हाथ है, अगर मैं सारे ही फोर्स यहीं पर ही लगाऊंगी तो वो सभी एक मेरे हाथ पे ही है ना, तो मतलब वो एक ही प्लेन पे है। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक इधर जा रहा होता, एक इधर जा रहा होता, एक इधर जा रहा होता, तो जो मेरे हाथ पे होते वो तो कोप्लेनर होते, लेकिन जो इधर जा रहा है वो कोप्लेनर नहीं होता। तो कोप्लेनर का मतलब होता है कॉमन प्लेन या फिर सेम प्लेन। जब एक ही प्लेन पर सारे के सारे फोर्स लगेंगे तो क्या होंगे, कोप्लेनर। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और उस पे क्या लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एक ही प्लेन में है ना, इसी में ही है, इस बॉक्स के अंदर, तो मतलब वो किस में है, सेम प्लेन में। तो आप इसकी डेफिनेशन इजीली दे सकते हो, जब सिस्टम ऑफ फोर्सेस सेम प्लेन में लाई करते हैं तो वो हमारे होते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, इस आपको समझ में आया। कोप्लेनर का मतलब यहाँ पर इजी है, कोप्लेनर। देन उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन, नॉन कोप्लेनर फोर्स। अगर कॉमन और प्लेन यानी कि प्लेनर, कॉमन का मतलब था एक ही, यहाँ पे नॉन को का क्या मतलब हो जाएगा, मतलब प्लेन जो है वो कॉमन नहीं है, एक प्लेन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये मेरा हैंड है, अगर एक फोर्स इधर है मेरे हाथ पे और एक इधर है और एक इधर है, तो अब ये नॉन कोप्लेनर बन गया। क्यों, क्योंकि इसका एक फोर्स इस प्लेन से अलग प्लेन पे जा रहा है। तो जब हमारे पास एक प्लेन पर ना होते हुए सिस्टम ऑफ फोर्स बहुत सारे प्लेन पे हो जाते हैं तो वो बन जाता है हमारा क्या, नॉन कोप्लेनर फोर्स। ठीक है, सो नॉन कोप्लेनर आप समझ गए होंगे। इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन ऑल द अप्लाइड फोर्स, जितना भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ऑफ ए फोर्स सिस्टम हैव डिफरेंट प्लेन, अगर उनका प्लेन क्या है, डिफरेंट है, ऑफ एक्शन आर कॉल्ड नो कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में रहना, नॉन कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में ना रहना। तो छोटे छोटे यहाँ पर हमारी कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको समझना है। सिर्फ इनका नाम का जो वर्ड है वो भी अगर आप समझ जाते हो तो डेफिनेशन तो आप यूं लिख लोगे। और हम लोग किसी भी चीज को रटते नहीं हैं, हम चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ वर्ड्स का मीनिंग समझ लो। को मतलब कॉमन, एक जैसा, और प्लेन का मतलब प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन होगा तो कोप्लेनर, और अगर अलग अलग प्लेन होंगे तो क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट है हमारी कोलिनियर फोर्स। देखिए अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, को, और को का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, कॉमन। सो कोलिनियर फोर्स का क्या मतलब है, देखिए डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ force system which have same line of action are called collinear force। अगर सारे ही एक ही लाइन पे लग रहे हैं, एग्जांपल देखिए इसका, सारे ही फोर्स अगर एक ही लाइन पर लग रहे हैं, ये F1, ये F2, ये F3, ये F4, सारे ही किस पे लग रहे हैं, एक ही लाइन पर लग रहे हैं, तो वो फोर्स हमारा कौन सा होता है, कोलिनियर फोर्स। ये कोलिनियर समझ में आया आपके, कोलिनियर का क्या मतलब है, जब एक ही लाइन पर सारे के सारे फोर्स होते हैं। यहाँ पर प्लेन की बात की गई थी, यहाँ पर लाइन की बात की गई है। तो अगर एक ही लाइन पर सारे फोर्स लग रहे हैं तो इस तरह का फोर्स हमारा क्या होता है, इस तरह के फोर्स हमारे कहलाते हैं कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, यानी कि एक ही लाइन पर फोर्सेस का लगना कोलिनियर फोर्सेस कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा कंकरेंट फोर्स।
ये किस तरह का फोर्स है, ये थोड़ा सा अलग आपको सुनने में आ रहा होगा, क्योंकि इसका वर्ड का उसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, the forces of force system whose line of action passing through same line से पास करते हो of action are called concurrent forces and otherwise non concurrent forces। अगर सारे के सारे एक ही लाइन पर आ रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए इस वाले का, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक सिस्टम है, अगर सारे के सारे एक ही लाइन पर आ रहे हैं, मान लीजिए इस पे आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, नॉन कॉन्करेंट। मतलब कॉन्करेंट और अगर अलग अलग लाइन पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट जो सेम लाइन पे आए, whose line of action passes through same line, सबके एक्शन किससे हो, सेम लाइन से हो, वो तो हमारे होते हैं कॉन्करेंट। और जिनके नहीं होंगे, अलग अलग से होंगे, उनके क्या हो जाएंगे, नॉन करंट या फिर नॉन करंट। ठीक है, तो आपके ये समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली आपका यही पूछा जाता है, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस। अब देखिए, पैरेलल का मतलब तो आपको पता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर कि पैरेलल का मतलब क्या होता है और नॉन पैरेलल का मतलब क्या होता है। देखिए, पैरेलल का मतलब देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ठीक है, अगर इस सिस्टम पे सारे ही फोर्सेस पैरेलली लग रहे हैं, पैरेलल यही तो होता है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो कैसे होती हैं, ऐसे ही तो होती हैं, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 0। कहने का मतलब कि जब पैरेलल लाइंस फोर्स लगाती हैं, एक ही लाइन पर एक साथ ऐसे फोर्स लगता है पैरेलल, तो वो तो हमारा होता है पैरेलल, यानी कि पैरेलल फोर्स। लेकिन अगर अलग अलग लग रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे लग रहा है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, अगर मतलब डिफरेंट वे में लग रहा है, पैरेलल नहीं है, तो उस टाइप के फोर्स हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन पैरेलल फोर्सेस, यानी कि द फोर्स एक्टिंग एट सर्टेन एंगल विद ईच अदर, किसी ना किसी के साथ एंगल में हो। देखिए, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, एंगल है, तो यानी कि जब एंगल पे काम करेगा तो नॉन प्लेनर, यानी कि नॉन पैरेलल। और अगर हमारा सभी एक ही उस पे है, एंगल पे सेम एंगल बना रहे हैं, सेम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है सबके बीच की, और सारे ही पैरेलल हैं, तो किस तरह का बनाता है वो, पैरेलल फोर्सेस। तो ये हमारे यहाँ पर फोर्स सिस्टम है, सबकी हमने डेफिनेशन भी कर ली है, एग्जाम्पल भी कर लिया है, और आई होप आपको भी ये सारे के सारे जो फोर्सेस है वो समझ में आ गए होंगे। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे फोर्स किसी एक जगह पर अप्लाई हो जाते हैं और फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स सिस्टम, है ना। क्विक रिवीजन लेते हैं। कोप्लेनर का मतलब जब एक ही प्लेन पर सारे के सारे फोर्स लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर, है ना। और हमारे पास है फिर नॉन कोप्लेनर, तो भाई अगर अलग अलग प्लेन में फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास कोलिनियर फोर्सेस। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर एक ही लाइन पर सारे फोर्स लग रहे हैं तो कोलिनियर होता है। उसके बाद है कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब जिनके पासिंग लाइन एक ही है। पासिंग लाइन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कि यहाँ से निकल रही है तो सारे ही यहीं से ही निकल के आगे जाएंगे फोर्स लगाने के लिए। तो पासिंग लाइन अगर सेम है तो कॉन्करेंट, और अगर अलग अलग है तो नॉन करंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पैरेलल और नॉन पैरेलल। पैरेलल का मतलब अगर सारे के सारे फोर्स पैरेलली लग रहे हैं तो पैरेलल फोर्सेस, और अगर डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं तो नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो ये होती है हमारे यहाँ पर फोर्सेस की डेफिनेशन, जो कि सिस्टम पे बेस्ड थी, और आई होप आपको ये समझ में भी आ गई होगी। अब आपका काम सिर्फ इतना सा है, इनको समझने के बाद अपनी नोटबुक में विद एग्जाम्पल डायग्राम आप अपनी बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। बहुत अच्छे से इनके नीट एंड क्लीन नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नोट्स से अच्छी नॉलेज शायद ही कोई चीज़ दे पाए, और शायद ही हम कहीं और से रिविजन कर पाए। ठीक है, तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, प्रिपरेशन कर लीजिएगा। कहीं पर अगर कोई मतलब कंफ्यूजन अगर होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए,
वो टॉपिक, वो पार्ट का आंसर मैं आपको जरूर दूंगी। ऐसा हुआ नहीं है कि बच्चों ने क्वेश्चन पूछा और हमने आंसर ना दिया हो। आप बेझिझक होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो। और अगर आपको सच्ची में वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग सीखेंगे फोर्सेस के और इम्पोर्टेंट पार्ट्स। तो चलिए फिर अब चाहूंगी आपसे अलविदा लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।